साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी पीसीएस की परीक्षा 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है, उसके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। तो यह जो करंट अफेयर है यह घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2021 नाम से मैगजीन निकाली गई, जिसमें 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसमें शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियों से। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। तो 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पायलट परियोजना की घोषणा की थी और वर्तमान में यह मिशन जो है 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रायोगिक रूप चरण में लागू किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 6 केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों में नहीं बल्कि 6 केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू की जा रही है। इस मिशन का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। इस मिशन के प्रमुख घटकों में प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य आईडी शामिल है जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में कार्य करेगी। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना, इसके बारे में देखें तो 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 2021-22 से लेकर 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के सभी स्कूली बच्चों को आच्छादित करेगी। और यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि यह योजना पूर्व में चली आ रही स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय योजना, जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जानते हैं, मिड डे मील के नाम से जानते हैं, उसका ये स्थान लेगी। ठीक है, तो अब मिड डे मील योजना क्या हो गई? राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गई। आगे चलते हैं, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तो 11 सितंबर 2021 को तेलंगाना के विकाराबाद जिले से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना के तहत इसके लॉन्च होने के साथ तेलंगाना जो है टीकों से युक्त पेलोड की आपूर्ति के लिए दृश्य सीमा से परे उड़ान शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और यह परियोजना जो है तेलंगाना सरकार की पहल पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल के सहयोग से चलाई जा रही है। हृदयाघात शोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक। तो 5 अगस्त 2021 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपके केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, इसमें भारत के पहले हृदयाघात शोध बायो बैंक NHFB नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। आगे चलते हैं, अगला है गोवा देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया। तो 23 जून 2021 को गोवा रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गोवा में रेबीज नियंत्रण का कार्य जो है वो मिशन रेबीज परियोजना द्वारा शुरू किया गया था, जिसे केंद्र सरकार के अनुमोदन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। मिशन रेबीज जो है ये ब्रिटेन आधारित एक चैरिटी समूह है जो विश्व भर में रेबीज उन्मूलन हेतु कार्यक्रमों का संचालन करती है। और वर्ष 2013 में भारत में इस मिशन की शुरुआत हुई, जो विश्व में रेबीज का एक हॉट स्पॉट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूनाइटेड अगेंस्ट रेबीज पहल के माध्यम से विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन OIE और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के साथ वर्ष 2030 तक कुत्तों के कारण रेबीज से मानव मृत्यु को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। यहाँ रेबीज के बारे में याद रखिएगा, यह एक विषाणु जनित रोग है, वायरस से होने वाला रोग है, जिसे अलर्क या जलांतक भी कहते हैं। चीन मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है और पिछले 3 दशकों में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चीन जो है WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है। इससे पहले पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के जो देश मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है और ब्रुनई दारुसलाम है। इसके अतिरिक्त अभी चाइना को दिया गया है यह प्रमाण पत्र, मतलब मुक्ति का मलेरिया से। इसके अतिरिक्त अल सल्वाडोर को 2021 में, अर्जेंटीना को 2019 में, अल्जीरिया को 2019 में, पराग्वे को 2018 तथा उज्बेकिस्तान को 2018 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। भारत में मलेरिया उन्मूलन हेतु प्रयास जो है वर्ष 2015 में प्रारंभ हुए हैं। वहीं आगे देखते हैं तो जुलाई 2017 में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2022 को लॉन्च किया गया है। 2DG और आयु 64 के बारे में बात करें तो मई 2021 में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 महामारी की दवा या एंटी कोविड ड्रग 2-डिऑक्सी डी क्लोज
के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है। डीआरडीओ की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा 2DG दवा का एक एंटी कोविड-19 चिकित्सीय अनुप्रयोग विकसित किया गया है और इसमें जो है डॉक्टर रेवीज लेबोरेटरी हैदराबाद के से या इनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। वहीं मई 2021 में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष 64 पॉली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग और काबाशुरा पुडीनीर सिद्धा ड्रग औषधियों के राष्ट्रव्यापी वितरण का अभियान शुरू किया गया। आयुष 64 हल्के दवा जो है हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के लिए लाभकारी है। आगे चलते हैं हम लोग, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। तो देखिए अभी हाल ही में कुछ समय पहले यूनाइटेड किंगडम में खोजा गया था, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रेन कहाँ पर खोजा गया था। जैसे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में जो कोरोना वायरस का संस्करण या स्ट्रेन खोजा उसे डेल्टा नाम दिया गया, ठीक है, मई 2021 में। इसी प्रकार से यूके में जो कोरोना का स्ट्रेन खोजा गया उसे अल्फा नाम दिया गया था, दक्षिण अफ्रीका वाले को बीटा और ब्राजील में जो खोजा गया था उसे गामा नाम दिया गया था, ठीक है। तो भारत वाले को डेल्टा कहते हैं, यूके वाले में जो खोजा गया अल्फा है, दक्षिण अफ्रीका में बीटा है और ब्राजील में गामा है। अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की बात करें तो 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यहां पर आगे देखते हैं, एक सेकंड। तो इसमें जो 2 टीके को जिसको मंजूरी दी गई थी उसमें मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित रिकॉम्बिनेट चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर कोविड-19 टीका जिसका नाम कोविशील्ड। तो ध्यान रखिएगा कोविशील्ड का विकास सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया मिल करके। वहीं मेसर्स भारत बायोटेक द्वारा विकसित विरियोन इनएक्टिवेटेड कोविड-19 टीका जिसका नाम है कोवैक्सीन। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2021 में सद्भावना स्वरूप सहयोगी देशों को भारत निर्मित कोविड-19 टीके प्रदान करने भारत द्वारा वैक्सीन मैत्री पहल को लॉन्च किया गया। भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 के टीके प्राप्त करने वाला पहला देश भूटान रहा है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अद्यतन पर्यावरण विज्ञान के संबंध में। तो स्मॉग टावर, तो देखिए 7 सितंबर 2021 को इस दिन नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया, ठीक है। तो 7 सितंबर क्या मनाया जाता है, नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली के आनंद विहार में भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। और ये जो 7 सितंबर को नीले आकाश से स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी 2021 की, तो स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। आगे चलते हैं, इसके अतिरिक्त इसी अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत गैर प्राप्ति शहरों नॉन अटेनमेंट सिटीज में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्रण नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अन्य स्मॉग टावर की बात करें तो 7 सितंबर 2021 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया। वहीं 23 अगस्त 2021 को स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा दिल्ली के कनॉट प्लेस में किया गया। पराग कैलेंडर की बात करें तो 6 सितंबर 2021 को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्वविद्यालय ने चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया है और यह भारत के किसी शहर के लिए अपनी तरह का पहला प्रयास या प्रथम प्रयास है। पराग कैलेंडर को लगभग 2 वर्षों तक हवाई या वायु जनित पराग और इसके मौसमी बदलाव का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। पराग कैलेंडर होता क्या, तो पराग कैलेंडर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हवाई या वायु जनित परागकणों की समय गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बारे में और चीज़ों को देखें तो परागकण होता क्या, परागकण जो है ये नर जैविक संरचनाएं होती हैं जिनकी निषेचन में प्रमुख भूमिका होती है, किंतु श्वसन के समय शरीर के अंदर प्रवेश कर एलर्जी का कारण बनते हैं। हवा में तैरने वाले परागकण श्वसन पथ संक्रमण एवं नासो ब्रांकियल एलर्जी का कारण बन सकते हैं। ये अस्थमा, मौसमी राइनाइटिस और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। भारत में लगभग 20 से 30% आबादी एलर्जिक राइनाइटिस हे फीवर से पीड़ित है और लगभग 15% लोग जो है अस्थमा से पीड़ित हैं। पराग जो है ये एक प्रमुख जो है वायुजन्य एलेजन है जो एलर्जिक राइनाइटिस और त्वचा में खुजली एवं सूजन के लिए जिम्मेदार है। अगला है प्रथम डुंगोंग संरक्षण रिजर्व के बारे में। तो 3 सितंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार ने देश में पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। इस डुंगोंग संरक्षण केंद्र को आदिराम पट्टिनम से आमापट्टिनम तक पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी के बीच का जो मरीन क्षेत्र है यहाँ पे विस्तारित रहेगा। ये भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुगोंग जो है ये भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार में पाए जाते हैं।
डुंगोंग जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुशियन द्वारा जारी रेड लिस्ट में सुबोध वल्नरेबल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। डुंगोंग जो है एक स्तनपायी जलीय जीव है, इसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये शाकाहारी होते हैं। और प्रत्येक वर्ष 28 मई को डुंगोंग विश्व डुंगोंग दिवस मनाया जाता है। सीसा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति की बात करें तो 30 अगस्त 2021 को 20 वर्ष चले लंबे अभियान के पश्चात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने विश्व को सीसा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया है। जुलाई 2021 में अल्जीरिया जो है सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति घोषणा करने वाला अंतिम देश बना। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। उल्लेखनीय है कि सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की शुरुआत वर्ष 1922 में हुई थी और 1970 तक संपूर्ण विश्व जो है सीसा युक्त पेट्रोल का प्रयोग कर रहा था। वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने विभिन्न देशों की सरकारों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं एवं सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ विश्व भर में सीसा युक्त पेट्रोल के विरुद्ध स्वच्छ ईंधन एवं वाहन PCFB का अभियान का प्रारंभ किया। आगे चलते हैं। 4 नए भारतीय रामसर स्थल को जो है शामिल किया गया है रामसर की आर्द्रभूमि सूची में। 14 अगस्त 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत में 4 नई आर्द्रभूमियों को जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। अब भारत में कुल रामसर आर्द्रभूमियों की संख्या कितनी हो गई? 46 हो गई। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़ा याद रखिएगा। अब ये जो 4 नए हैं कहाँ के हैं? 2 गुजरात का है और 2 हरियाणा का है। गुजरात के 2 हैं, इसमें बधवाना आर्द्रभूमि तथा दूसरा जो है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा के जो 2 हैं इसमें भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका बधवाना आर्द्रभूमि, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी जो है यहाँ ये जो आर्द्रभूमियाँ हैं ये मानव निर्मित है। देखिए, बधवाना आर्द्रभूमि जो है गुजरात के बड़ोदरा जिले में है और यह 100 वर्षों से अधिक पुरानी इस मानव निर्मित आर्द्रभूमि का निर्माण वर्ष 1909-10 में तत्कालीन बड़ौदा राज्य के शासक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने करवाया था। वहीं थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात के मेहसाणा जिले में है और यह भी मानव निर्मित झील है, उथले जल की छोटी झील है जिसमें नर्मदा नहर के साथ साथ वर्षा के माध्यम से जल एकत्र होता है। इसे भी 1912 में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है और यह हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। वहीं इससे पूर्व ये जो 4 अभी शामिल किए गए, इसके पूर्व 11 नवंबर 2020 को भारत के सुर सरोवर एवं लोनार झील को, तथा सुर सरोवर आपका उत्तर प्रदेश में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, और वहीं 23 सितंबर 2020 को तोशोकर आर्द्रभूमि जो कि लद्दाख का है, इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। सूर सरोवर जो है आपका ये भी मानव निर्मित जलाशय है जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है और इसका नामकरण महाकवि सूरदास के नाम पर किया गया। वहीं लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है और लोनार झील भारत में स्थित एकमात्र क्रेटर झील है और इस झील का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी उच्च लवणता एवं क्षारीयता है। इसका पीएच वैल्यू कितना? 11 है। अब भारत में जो 46 रामसर आर्द्रभूमियां हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि वो किस राज्य में स्थित हैं, क्योंकि मिलान करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। अष्टमुडी आर्द्रभूमि आपका केरल में है, भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है, भोज आर्द्रभूमि आपका मध्य प्रदेश में है, चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा में, दीपोर झील असम में है और वहीं पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि जो है पश्चिम बंगाल में है, हरिके झील पंजाब में है, होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में, तो नाम में कन्फ्यूज मत होइएगा, हरिके झील पंजाब में और होकेरा जो है जम्मू कश्मीर में है, कांजली जो है ये आपका पंजाब में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, कोल्लेरू झील केवलादेव जो है राजस्थान, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर में है, नल सरोवर जो है ये आपका गुजरात में है, पॉइंट केलीमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, पोंगबांध झील हिमाचल प्रदेश में और रेणुका आर्द्रभूमि ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में, रोपड़ पंजाब में है, रुद्रसागर झील जो है आपका कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। अन्य को देखते हैं। सांभर झील आपका राजस्थान में है, शास्ताम कोट्टा झील ये केरल में है, सुंदरबन आर्द्रभूमि ये पश्चिम बंगाल में है, सुरिंसर मानसर झील ये जम्मू कश्मीर में है, तोशो मोरारी लद्दाख में है, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है, बेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि ये आपका केरल में है, बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, नांदूर मध्यमेश्वर ये महाराष्ट्र में है, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व पंजाब में है, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में, समान पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश में है। और वही काबरताल आर्द्रभूमि बिहार का है, ये बिहार का एकमात्र ऐसा आर्द्रभूमि जो रामसर स्थल में शामिल है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है,
लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है, तोशोकर आर्द्रभूमि लद्दाख में, वधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है, जिनको अभी हाल ही में शामिल किया गया है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य ये भी गुजरात में है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा और सुल्तानपुर वन्य राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। आगे बात कर लेते हैं रामप्पा मंदिर तथा धौलावीरा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया इसके बारे में। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 44वीं बैठक जो वार्षिक बैठक है ये जुलाई 2021 के मध्य चीन के फुझोऊ में संपन्न हुई। कहाँ पे? चीन के फुझोऊ में। उल्लेखनीय है कि विश्व धरोहर समिति की इस बैठक में विश्व भर के 34 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन 34 में से 29 सांस्कृतिक तथा 5 प्राकृतिक स्थल शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि इस बैठक में ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी से जो है विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है। गौरतलब है कि इसको 2004 में इस सूची में शामिल किया गया था और इसके साथ ही विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोने वाला यह विश्व का तीसरा स्थल बन गया। इसके पहले जर्मनी की ड्रेसडेन स्थित एल्बा घाटी तथा ओमान की अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी को भी इस दर्जे से हटा दिया गया था। वहीं इस 44वीं बैठक के दौरान भारत के 2 स्थलों को तेलंगाना का रमप्पा मंदिर और गुजरात का सैंधो स्थल धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। रमप्पा मंदिर को भारत का 39वां और धौलावीरा को 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और इसी के साथ भारत ने विश्व धरोहर स्थल शिलालेख के सुपर 40 क्लब में अपनी जगह बना ली। मतलब ऐसे देश जिनके 40 या 40 से अधिक स्थल जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल हैं। तो भारत में कुल 40 स्थलों में से 32 स्थल जो है सांस्कृतिक और 7 जो है प्राकृतिक और 1 जो है मिश्रित श्रेणी में शामिल है। आगे चलते हैं। इसे रमप्पा मंदिर के बारे में बात करें तो काकतीय रुद्रेश्वर जिसे रमप्पा मंदिर भी कहते हैं, ये मंदिर तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में स्थित है। यह काकतीय राजवंश के शिल्प कौशल का अद्वितीय उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव के एक सेनापति रेचरला रुद्र द्वारा करवाया गया था। 40 वर्षों तक इस मंदिर के निर्माण में लगे रहे मुख्य मूर्तिकार रमप्पा के नाम पर इसका नामकरण रमप्पा मंदिर किया गया है। यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर मंदिर स्वामी है, अतः इसे रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहते हैं। शिव मंदिर होने के कारण इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और मार्को पोलो द्वारा इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कहा गया है। वहीं धौलावीरा के बारे में बात करें तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा जो एक हड़प्पा कालीन स्थल है या शहर है, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला यह सिंधु नदी घाटी सभ्यता से जुड़ा भारत का पहला स्थल है। और इससे पहले पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो प्रथम हड़प्पा स्थल था जिसे वर्ष 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और यह सैंधो सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। इससे बड़े जो है हरियाणा का राखीगढ़ी है, पाकिस्तान का मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा एवं गढ़वारी वाला, ऐसे 4 हड़प्पा कालीन स्थल है जो धौलावीरा से बड़े हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि धौलावीरा की खोज जो है 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक जगतपति जोशी ने की थी और यह कच्छ के महान रण में स्थित है तथा कर्क रेखा इससे होकर के गुजरती है। गुजरात में स्थित जो अन्य विश्व धरोहर स्थल है उसमें आपका अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व पार्क है और रानी की वाव है। देखिए, विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक के दौरान ही रोमानिया के रोशिया मोन्टाना माइनिंग लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची के साथ साथ संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और वर्तमान में संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची में कुल 52 स्थल शामिल हैं। आगे चलते हैं। 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म है, इसकी मान्यता दी गई है। तो 29 जुलाई 2021 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्कृष्ट बाघ संरक्षण प्रयासों हेतु भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की गई है। ये 14 बाघ अभ्यारण्य कौन से इनको एक बार देख लीजिए। तो असम के 3 हैं, मानस, काजीरंगा और ओरंग। मध्य प्रदेश से 3 है, सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना। महाराष्ट्र का पेंच, बिहार का वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश का दुधवा है, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है और केरल का परम्बिकुलम है, तमिलनाडु का मधुमलाई और अन्नामलाई है और कर्नाटक का आपका बांदीपुर है। इन 14 बाघ अभ्यारण्यों से पूर्व भारत के 3 अन्य स्थलों को भी CATS की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। किसको? तो उत्तराखंड के 2 लैंसडाउन वन प्रभाग और उत्तराखंड का ही रामनगर वन प्रभाग। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का 24 परगना दक्षिण वन प्रभाग। यहाँ पर देखते हैं, ये जो तीनों स्थल हैं आपके, दोनों उत्तराखंड के पश्चिम बंगाल का, ये तीनों स्थल पूरी तरह बाघ संरक्षण पर केंद्रित नहीं है, लेकिन ये बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में अत्यधिक क्षमता रखते हैं। उल्लेखनीय है कि नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान और रूस के सिखोते आलिन
राष्ट्रीय उद्यान को भी CATS की मान्यता प्राप्त है। जो 13 टाइगर रेंज देश है, इनको भी एक बार देख लीजिए, कई बार पूछता है कौन सा इसमें टाइगर रेंज देश है या कौन सा नहीं है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस। आगे चलते हैं, CATS के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले CATS है क्या, तो इसका फुल फॉर्म है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। ये बाघ संरक्षण में संलग्न किसी क्षेत्र या स्थल के लिए एक स्वैच्छिक एवं स्वतंत्र योजना है, ठीक है। और WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बाघ एवं संरक्षण क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा इसे विकसित किया गया है। और CATS को आधिकारिक रूप से वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। और CATS जो है वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुनी करने के वैश्विक लक्ष्य T/2 का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अतिरिक्त चलते हैं मगरमच्छ संरक्षण के संदर्भ में, तो 29 अगस्त 2021 को उड़ीसा का केंद्रपाड़ा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया जहां देश में पाई जाने वाली मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, घड़ियाल, मगर और खारे पानी का मगरमच्छ, इन तीनों की प्रजातियों की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। केंद्रपाड़ा के वन अधिकारियों ने पैका नदी में एक जीवित शिशु घड़ियाल का पता लगाया है। आगे चलते हैं हम लोग डीप ओशन मिशन के बारे में। तो 16 जून 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने डीप ओशन मिशन गहरे समुद्र अभियान को मंजूरी दी है। इस अभियान को 5 वर्ष की अवधि 2021 से 2026 के लिए चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा और पहला चरण इसका 3 वर्ष का होगा, 2021 से 2024 के लिए लागू किया जाएगा। अन्य चीज़ों के बारे में देखें तो डीप ओशन मिशन जो है एक बहुमंत्री स्तरीय बहुविषयक कार्यक्रम है। डीप ओशन मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। इस मिशन का प्रस्ताव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया था और यही इसका नोडल मंत्रालय है। डीप ओशन मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने हेतु एक मानवयुक्त पनडुब्बी का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डीप ओशन मिशन जो है भारतीय अंतरिक्ष मिशन अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से संचालित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 2030 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। डिजिटल ओशन की बात करें तो 29 दिसंबर 2020 को महासागर डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है डिजिटल ओशन। डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS द्वारा विकसित किया गया है। UNFF 16 की बात करें तो 26 से 29 अप्रैल 2021 के मध्य न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 16वां सत्र या 16th सेशन ऑन द UN फोरम ऑन फॉरेस्ट आयोजित किया गया। वनों हेतु संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017 से 2030 की प्रगति की समीक्षा UNFF 16 के दौरान की गई है। वनों हेतु संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017 से 2030 में 6 वैश्विक वन लक्ष्य तथा 26 संबद्ध लक्ष्य शामिल हैं। और ये जो वैश्विक वन लक्ष्य हैं इनके तहत विश्व भर में वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र को 3% की वृद्धि तक ले जाना यह प्रस्तावित है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की बात करें तो 16 मार्च 2021 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAir द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी की गई। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 106 देशों के PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष 3 देश आपके पहला नंबर बांग्लादेश, दूसरे पाकिस्तान, तीसरे पे भारत है। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है और शहरों के मामले में 10वें नंबर पे है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल हैं। ठीक है, 30 में से 22 जो हैं भारत के हैं। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दक्षिण एशिया के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिशरख, जलालपुर, भिवांडी और नोएडा है। प्लेटिपस अभ्यारण्य तो मार्च 2021 में ऑस्ट्रेलिया के संरक्षणवादियों द्वारा प्लेटिपस के लिए विश्व का प्रथम अभ्यारण्य स्थापित करने की योजना बनाई गई। इस योजना में टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी और न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार शामिल है। ये जो प्लेटिपस है ये एक जो है जहरीला स्तनधारी जीव है जो अंडे देता है। स्तनधारी जीव ऐसे क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, परंतु ये जहरीला स्तनधारी जीव है जो अंडे देता है और नदियों के समीप पाया जाता है। और आयुष्मान की रेड लिस्ट में इन्हें निकट संकटग्रस्त नियर थ्रेटेंड की श्रेणी में रखा गया है। देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य तो देखिए 8 फरवरी 2021 को तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 5वें बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की है। इस बाघ अभ्यारण्य का नाम श्री बिल्ली पुथुर मेगा मलाई है और यह देश का 51वां और तमिलनाडु का 5वां है।
ये जो बाघ अभयारण्य है ये श्रीविल्लीपुत्तूर जो है ये सफ़ेद विशाल गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य और मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त करके इसे बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो 50वां था इसके पहले वाला वो अरुणाचल प्रदेश का कमलांग वन्यजीव अभयारण्य था। इसके अतिरिक्त जो तमिलनाडु का 5वां, तो 4 अन्य कौन से हैं, तो कलक्कड़ मुंडुन थुरई है, अन्नामलाई है, मुदुमलाई है, सत्यमंगलम है, श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई है, ये 5वां है आपका। आगे चलते हैं। सर्वाधिक बाघ अभयारण्यों में मध्य प्रदेश और सर्वाधिक बाघ अभयारण्य आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, जिनकी संख्या दोनों जगह पे 6-6 है। 40वां भारतीय अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान की बात करें तो 4 जनवरी 2021 को भारत के 40वें अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान दक्षिणी सफेद महाद्वीप के लिए देश के वैज्ञानिकों के 4 दशकों के प्रयास का प्रतीक है। और ये अभियान जो है आपके गोवा के मोरमू गांव बंदरगाह से रवाना किया गया। इसके तहत चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वासली बोलोविन अंटार्कटिक की 30 दिनों की यात्रा पर रवाना हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारतीय मैत्री जो है ये अंटार्कटिका में भारत के 2 स्थायी अनुसंधान स्टेशन हैं। और वहीं वर्ष 1981 में भारतीय अंटार्कटिक अभियान शुरू किया गया था तथा 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन DC में 12 देशों द्वारा अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि 23 जून 1961 से प्रभावी है और वर्तमान में इस संधि के पक्षकार देशों की संख्या कुल कितनी है, 54 है। और भारत जो है 19 अगस्त 1983 को इस संधि का पक्षकार बना था तथा इसी वर्ष भारत को इस संधि हेतु परामर्शी दर्जा कंसल्टेटिव स्टेटस का दर्जा प्रदान किया गया। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक घोषित हो गया है। तो देखिए लक्षद्वीप भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो 100% जैविक खेती जहां हो रही है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, राज्य के रूप में नहीं है, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 2016 में सिक्किम को भारत के साथ साथ विश्व का पहला ऐसा राज्य घोषित किया गया था जो पूर्णतः जैविक खेती करता था। अगला है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय तेंदुआ आकलन के परिणाम जारी किए। इन परिणामों को स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 नामक रिपोर्ट से जारी किया गया है। तेंदुआ गणना 2018 के परिणाम दर्शाते हैं कि वर्ष 2014 के पिछले अनुमान की तुलना में देश में तेंदुओं की संख्या में 62% कितनी 62% की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्तमान में भारत में 12,852 तेंदुए उपस्थित हैं। वहीं आगे देखते हैं इसमें, एक सेकंड, यदि तेंदुओं की स्थिति की बात करें तो जो शीर्ष तेंदुआ वाले देश मतलब राज्य हैं जहां सर्वाधिक तेंदुए हैं, इसमें नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, फिर दूसरे पे कर्नाटक है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 316 दर्ज की गई है। गिद्ध संरक्षण कार्य योजना की बात करें तो 16 नवंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण हेतु गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 का शुभारंभ किया है। हालांकि मंत्रालय जो है अप्रैल 2006 से गिद्धों के लिए संरक्षण परियोजना चला रहा था, किंतु अब इस परियोजना को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसको राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हेतु 4 बचाव केंद्र प्रस्तावित किए गए। कहाँ पे? उत्तर में पिंजौर, मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी तथा दक्षिण भारत में हैदराबाद। पन्ना विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल हो गया है। तो 27-28 अक्टूबर 2020 को विश्व के 18 देशों में स्थित 25 नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रीजन में शामिल किया गया है। इसमें एंडोरा, केप वर्दे, कोमोरोस, लग्जमबर्ग तथा त्रिनिदाद एवं टोबैगो ऐसे देश हैं जिनके किसी स्थल को पहली बार विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है और भारत का पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य भी उन 25 स्थलों में से शामिल था जिन्हें जैवमंडल अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया और यह भारत का 12वां स्थल है जिसे यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है। तथा पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिलों में विस्तारित है और इसके अंतर्गत पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य के अंतर्गत 3 संरक्षित क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, गंगऊ सेंचुरी और केन घड़ियाल सेंचुरी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित खजुराहो जो है वो भी पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में ही स्थित है। भारत सरकार द्वारा देश में अब तक 18 जैवमंडल अभ्यारण्यों की स्थापना की गई जिसमें से 12 को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। शेष जो 6 हैं, मतलब 12 के जो 6 हैं, ये अभ्यारण्य घरेलू जैवमंडल अभ्यारण्य हैं। इन 18 को एक बार देख लेते हैं ये कहाँ पर स्थित है और इनमें से जो 12 जिनको यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया है वो कौन से हैं? तो देखिए, अचानक मार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, अगस्ता मलाई तमिलनाडु और केरल में है, दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश में है,
डिब्रू सखुबा असम में है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, कंचनजंगा सिक्किम में, मानस असम में, नंदा देवी उत्तराखंड, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है, नोकरेक आपका मेघालय में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, शिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, कच्छ गुजरात में, शीत रेगिस्तान आपका हिमाचल प्रदेश में है, शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में और पन्ना मध्य प्रदेश में। अब जो 12 जिनको शामिल किया गया यूनेस्को के सूची में, उसमें अचानक मार अमरकंटक है स्टार वाला, अगस्त मलाई है, ग्रेट निकोबार है, मन्नार खाड़ी है, कंचनजंगा है। इसके अतिरिक्त आपका नंदा देवी है, नीलगिरी है, नोकरेक है, पंचमढ़ी है, सिमलीपाल है, आपका सुंदरवन है और अभी हाल ही पन्ना को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। फिशिंग कैट चिल्का झील की एम्बेसडर घोषित की गई है। तो 8 अक्टूबर 2020 को चिल्का झील विकास प्राधिकरण ने फिशिंग कैट को एम्बेसडर राजदूत का दर्जा दिया। प्राधिकरण के अनुसार फिशिंग कैट एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून तथा भारत के सबसे पुराने रामसर स्थल चिल्का झील की राजदूत होगी। यह फिशिंग कैट जो है भारत में एकमात्र जंगली बिल्ली की प्रजाति है और चिल्का झील के आसपास पाई जाती है। आगे देखते हैं स्थायी जैविक प्रदूषकों पर प्रतिबंध के बारे में। तो 7 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चिरस्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय के तहत सूचीबद्ध 7 रसायनों को प्रतिबंधित करने की अभिपुष्टि की गई है। गौरतलब है कि ये रसायन स्टॉकहोम अभियान के अंतर्गत पहले से ही चिरस्थायी जैविक प्रदूषकों POPs परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के रूप में सूचीबद्ध हैं। ये जो 7 हैं कौन कौन से हैं? इसमें आपका क्लोरडिकोन है, हेक्सा ब्रोमो बाइफेनिल है, हेक्सा ब्रोमो डाइफेनिल ईथर और हेप्टा ब्रोमो डाइफेनिल ईथर, जिसे व्यावसायिक नाम इसका क्या है? ऑक्टा BDE है। इसके अतिरिक्त टेट्रा ब्रोमो डाइफेनिल ईथर और पेंटा ब्रोमो डाइफेनिल ईथर, इसका व्यावसायिक नाम क्या है? पेंटा BDE है। पेंटा क्लोरोबेंजीन, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोडोडिकेन और 7वां जो है आपका हेक्सा ब्यूटाडियन है। देखिए 22 मई 2001 को स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इस अभिसमय को अंगीकृत किया गया था और यह जो है 17 मई 2004 से लागू है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के बारे में बात करें तो भारत के कुल 8 पहले 8 थे, अब 2 तटों को और कुल 10 तटों को जो है ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जा चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं किसको किसको दिया गया है। देखिए 8 पहले दिए गए थे और 2 अभी। तो जो 8 पहले थे ये आपका गुजरात के द्वारका में स्थित शिवराजपुर, दीव में स्थित घोघला, कर्नाटक में कासरकोड, कर्नाटक में पदुबिद्री, केरल में कप्पड़ है, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा है और उड़ीसा के पुरी में आपका गोल्डन है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राधानगर है। और जो 2 नए शामिल किए गए हैं ये आपका तमिलनाडु का कोलम है और पुडुचेरी का ईडन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब 8 शामिल किए गए थे तो अभी तक किसी देश के 8 समुद्र तटों को एक साथ ब्लू फ्लैग का दर्जा नहीं दिया गया था। यह पहली बार था जिसको भारत को मिला था। और भारत जो एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसने केवल 2 वर्षों के प्रयासों के पश्चात यह उपलब्धि हासिल की थी। तो इस समय ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की संख्या भारत में कितनी है? 10 है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि 10 हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ब्लू फ्लैग समुद्र तट का मतलब होता है ये विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तट इसको माना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग रक्षा विज्ञान के बारे में। तो देखिए INS ध्रुव की तैनाती के बारे में। तो 10 सितंबर 2021 को विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसैनिक पोत ध्रुव को आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल किया गया और INS ध्रुव भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एक समुद्री निगरानी पोत है। और इसके अतिरिक्त अमेरिका, रूस, चीन एवं फ्रांस के बाद भी ऐसी ही मतलब उपलब्धियां हैं। आगे बात करते हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM के बारे में। तो 9 सितंबर 2021 को DRDO ने भारतीय वायुसेना को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM प्रणाली की पहली इकाई वायु स्टेशन राजस्थान के जैसलमेर को सौंपी है। इस मिसाइल प्रणाली का विकास DRDO तथा इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के संयुक्त प्रयास से किया गया है। इसकी जो क्षमता है, मारक क्षमता, वो 70 किलोमीटर के परास में एक साथ अनेक लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। हंस NG नई पीढ़ी के प्रशिक्षक विमान के बारे में बात करें तो हंस न्यू जनरेशन विमान की प्रथम उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। बेंगलुरु स्थित हाल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के उपरांत विमान ने 80 नॉट की गति से 4000 फीट की ऊंचाई प्राप्त की। इसका विकास CSIR की एक संगठक प्रयोगशाला CSIR राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह जो हंस NG है यह 2 सीटों वाला एक प्रशिक्षक विमान है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। एक सेकंड।
चैफ प्रौद्योगिकी के बारे में, चैफ टेक्नोलॉजी। तो 19 अगस्त 2021 को डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाने के लिए चैफ टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है। इस तकनीक में विमानों की सुरक्षा हेतु काउंटर मेजर डिस्पेसिंग सिस्टम CMDS का उपयोग किया जाता है। यह इंफ्रारेड और राडार खतरों के खिलाफ निष्क्रिय जैमिंग प्रदान करता है। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो डीआरडीओ ने 21 जुलाई 2021 को तथा उसके बाद पुनः 23 जुलाई 2021 को उड़ीसा तट पर स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में, तो आकाश जो मिसाइल है ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसकी नई पीढ़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इससे पहले 25 जनवरी 2021 को पहला परीक्षण किया गया था। यह जो आकाश मिसाइल है, यह मिसाइल दोहरे पल्स ठोस ईंधन रॉकेट मोटर, एक कनस्तरकृत लॉन्चर और एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार से युक्त है। जहां परंपरागत आकाश मिसाइल का वजन 720 किलोग्राम है, इसका वजन कम है 350 किलोग्राम ही है। वहीं जहां परंपरागत आकाश मिसाइल पुरानी रैमजेट मोटर से लैस होती है, वहीं आकाश NG मिसाइल में द्विपल्स ठोस रॉकेट मोटर लगी हुई है। आगे चलते हैं और इसकी रेंज कितनी है, 80 किलोमीटर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आकाश मिसाइल को वर्ष 2014 में भारतीय वायुसेना में तथा 2015 में भारतीय थल सेना में शामिल किया गया था। आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण की बात करें तो 27 सितंबर 2021 को डीआरडीओ द्वारा आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का उड़ीसा तट पर स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया है। आकाश प्राइम को इसकी सटीकता में सुधार के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर से लैस किया गया है। आगे चलते हैं MP-ATGM अर्थात मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण के बारे में। तो 21 जुलाई 2021 को डीआरडीओ ने मानव द्वारा वहनीय टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल MP-ATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल को एक मानव द्वारा वहनीय लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया है। MP-ATGM स्वदेश विकसित कम वजनी और दागों एवं भूल जाओ श्रेणी की मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, 2.5 किलोमीटर है। यह मिसाइल लघुकृत इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर और अत्याधुनिक एवियोनिक्स से युक्त है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं अग्नि प्री प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण के बारे में। 28 जून 2021 को डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल MRBM अग्नि पी का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है और यह एक कनिस्त्रीकृत मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। आगे चलते हैं, INS राजपूत सेवा मुक्त। तो देखिए 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना ने पहले विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया है। INS राजपूत को विशाखापत्तनम स्थित नौसैनिक पोतगाह से कार्यमुक्त किया गया है। इसका निर्माण USSR वर्तमान में यूक्रेन में किया गया था। आगे चलते हैं, INS करंज नौसेना में शामिल हुआ है। तो 10 मार्च 2021 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह पर आयोजित एक समारोह में स्वदेश निर्मित पनडुब्बी INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। करंज जो है भारतीय नौसेना हेतु निर्माणाधीन कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की तीसरी पनडुब्बी है और यह एक डीजल इलेक्ट्रिक स्टील पनडुब्बी है जो राडार से बचकर निकल सकती है। इसके अतिरिक्त देखिए भारतीय नौसेना की योजना के अनुसार स्कॉर्पियन श्रेणी की सभी 6 पनडुब्बियों को वायु स्वतंत्र प्रणोदन AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन प्रणाली से लैस किया जाएगा। और उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। ये 6 कौन सी है, कलवरी है, खंदेरी है, करंज है। तो करंज अभी तीसरा इसका जिसको उद्घाटन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो 3 और आएंगी बेला, बागीर और बागशीर। स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS कलवरी जो है इसे दिसंबर 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A की बात करें तो 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को भारतीय सेना को सुपुर्द किया है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। और ये जो टैंक है अर्जुन टैंक, ये खास करके रेगिस्तानी इलाकों के लिए तैयार किया गया है। अश्मी स्वदेशी पिस्तौल की बात करें तो जनवरी 2021 को अश्मी नामक पिस्तौल को भारतीय थल सेना के इनोवेशन डिस्प्ले इवेंट में प्रदर्शित किया गया। भैया भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और तथा भारतीय थल सेना द्वारा विकसित किया गया है। आगे चलते हैं, पिस्तौल का नाम जो है अश्मी रखा गया। इसका अर्थ होता है गर्व, आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम है। यह मशीन जो है यह मशीन पिस्तौल इजराइल की ऊजी श्रृंखला की बंदूकों के समकक्ष है जो 100 मीटर की दूरी तक
स्थित लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। मिशन सागर 3, तो देखिए 29 दिसंबर 2020 को भारतीय नौसैनिक पोत INS किल्टान 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री को लेकर कंबोडिया के सिंघानोकविले बंदरगाह पहुंचा। इससे पहले ये वियतनाम के होजी मिना सिटी के नहारोंग बंदरगाह पहुंचा था। तो भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन सागर के तृतीय चरण के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित कंबोडिया एवं वियतनाम को सहायता एवं राहत सामग्री पहुंचाई गई, और ये जो है मिशन सागर का ही विस्तार है। देखिए मिशन सागर के अंतर्गत भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने में मित्र राष्ट्रों की सहायता प्रदान कर रही है। इसको 10 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था, और इसके अंतर्गत भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स को चिकित्सा एवं खाद्य सामग्री प्रदान की थी। आगे चलते हैं, ICGS सक्षम का जलावतरण। तो 14 दिसंबर 2020 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सक्षम का जलावतरण किया गया। ये जो ICGS सक्षम है, ये समर्थ श्रेणी के 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला का 5वां और अंतिम पोत है। ध्यान रखिए क्या गया है, ये अपतटीय गश्ती पोत है, बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। मिशन सागर 4 की बात करें तो 22 मार्च 2021 को मिशन सागर 4 के अंक के रूप में भारतीय नौसैनिक पोत जलाशो एहवाला बंदरगाह मेडागास्कर पहुंचा। आगे चलते हैं, एक सेकेंड इधर। आगे हम लोग बात करेंगे शिटमैक्स 20 की। तो 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य भारत, थाईलैंड और सिंगापुर, इसमें 3 देश हैं, भारत, थाईलैंड, सिंगापुर के मध्य त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास शिटमैक्स 20 जो है अंडमान सागर में संपन्न हुआ। यह इसका द्वितीय संस्करण था, पहला वाला सितंबर 2019 में हुआ था, और इसकी मेजबानी जो है सिंगापुर के द्वारा की गई थी। तो इसमें भारत, सिंगापुर और आपका थाईलैंड शामिल है। पिनाका रॉकेट प्रणाली का उन्नत संस्करण। तो देखिए 4 नवंबर 2020 को DRDO ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। कहां पर? उड़ीसा तट के पास चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से। आगे चलते हैं हम लोग, पिनाका के बारे में और देखें तो पिनाका एक मुक्त उड़ान फ्री फ्लाइट वाली बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। इस प्रणाली का विकास भारतीय थल सेना हेतु DRDO द्वारा किया गया है, और इस प्रणाली के तहत रॉकेटों को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से दागा जाता है, और यह भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। DRDO द्वारा विकसित पिनाका मार्क 1 प्रणाली की मारक क्षमता 38 से 48 किलोमीटर, जबकि ये जो पिनाका मार्क 2 है इसकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर है। नाग मिसाइल की अंतिम परीक्षण की बात करें तो 20 अक्टूबर 2020 को DRDO द्वारा पोखरण फायरिंग रेंज में तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM नाग का अंतिम परीक्षण संपन्न किया गया। यह समग्र और प्रतिक्रियाशील कवच से लैस सभी मुख्य युद्धक टैंकों, मैन बैटल टैंक को नष्ट करने के लिए एक पैसिव हेमिंग गाइडेंस के साथ उपकरण के साथ साथ दागों और भूल जाओ की क्षमताओं से लैस है। आगे चलते हैं, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल तो 19 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेश निर्मित स्टैंड ऑफ टैंक रोधी मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह हवा से सतह में मार करने वाली इस मिसाइल को DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया। यह मिसाइल हेलिना का जो है उन्नत संस्करण है। यह चौथी पीढ़ी का दागों और भूल जाओ मिसाइल। इस मिसाइल की मारक क्षमता 15 से 20 किलोमीटर है, जबकि हेलेना की कितनी है? 7 से 8 किलोमीटर है। नाग श्रेणी की अन्य मिसाइलों की अपेक्षा यह मिसाइल जो है लंबी दूरी के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। ब्रह्मोस का नौसैनिक संस्करण तो 18 अक्टूबर 2020 को अरब सागर में भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील विध्वंसक युद्धपोत INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आगे चलते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के DRDO और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक द्विचरणीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि INS चेन्नई मुंबई स्थित मझगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा परियोजना 15A के तहत निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है ये। आगे चलते हैं, यहाँ पे इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मोस के वायुसेना संस्करण के परीक्षण की बात कर लेते हैं। तो देखिए 30 अक्टूबर 2020 को ब्रह्मोस मिसाइल के वायु से प्रक्षेपित किए जाने वाले संस्करण का भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से सफल परीक्षण किया गया था। आगे देखते हैं, रुद्रम विकिरण रोधी स्वदेशी मिसाइल के बारे में। तो 9 अक्टूबर 2020 को DRDO द्वारा उड़ीसा तट के निकट स्थित व्हीलर द्वीप, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप
पर नई पीढ़ी के विकिरणरोधी मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया है और यह DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित यह पहली स्वदेशी विकिरणरोधी मिसाइल है इसका नाम रुद्रम है, जिसका अर्थ होता है दुखों का निवारक। और यह नई पीढ़ी की विकिरणरोधी मिसाइल जो रुद्रम है, यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। प्रक्षेपण स्थितियों के आधार पर इसकी जो रुद्रम की जो मारक क्षमता है वो अलग अलग है। अधिकतम ये 200 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता हो सकती है। रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण। तो 9 अक्टूबर 2020 को DRDO ने लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम स्वदेशी प्रोटोटाइप ड्रोन रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया। तो ध्यान रखिएगा, रुस्तम 2 क्या है? ये एक ड्रोन है। और रुस्तम जो है DRDO की बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं द्वारा विकसित किया जा रहा एक मानव रहित विमान है। यह एक मध्यम ऊंचाई तथा लंबे स्थायित्व माले मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वाला विमान है। इसका जो नाम है ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर रुद्रम दमानिया के नाम पर रखा गया है। और रुद्रम के 3 प्रमुख संस्करण हैं। रुस्तम है, रुस्तम प्रथम, रुस्तम द्वितीय और रुस्तम तृतीय है। आगे चलते हैं। अब कुछ यहाँ पे जो प्रमुख युद्धाभ्यास हैं उनको देख लेते हैं किन के बीच होता है। सिम्बेक्स 2020 ये भारत और सिंगापुर के मध्य में नौसैन्य अभ्यास है। अभ्यास इंद्र भारत और रूस के मध्य में सैन्य अभ्यास है। कांजिंद 2021 भारत और कजाकिस्तान के बीच में है, सैन्य अभ्यास है। जायद तलवार ये संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मध्य नौसैन्य अभ्यास। ध्यान रखिएगा, जायद और अल मोहिद अल हिंदी दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जायद तलवार जो है आपका भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में है, जबकि अल मोहिद अल हिंदी जो है ये भारत और सऊदी अरब के मध्य में है। ठीक है, तो दोनों नामों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो अल मोहिद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच में, और ये पहला दोनों देशों के बीच ये पहला नौसैनिक अभ्यास है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। वहीं पे मालाबार 20 ये जो भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान इन चारों देशों के मध्य का नौसैन्य अभ्यास, और पहली बार ये चारों देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मतलब मालाबार जो सैन्य अभ्यास है ये आपका 1992 से हो रहा है, परंतु पहली बार ये 4 देश इसमें शामिल हुए हैं। कोंकण अभ्यास जो है 2021 भारत और ब्रिटेन पहली बार, मतलब देखिए पहले भारत अमेरिका के मध्य में था, फिर जापान शामिल हुआ और इस बार जो ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया है। बस इतनी चीज़ याद रखिएगा। अल मोहिद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब। कॉर्पोरेट एक्सप्रेस ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य नौसैन्य अभ्यास है। वहीं इंडो थाई कॉर्पोरेट भारत और थाईलैंड के बीच का नौसैन्य अभ्यास है। और पैसेज अभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच का नौसैन्य अभ्यास है। ऑपरेशन पेंजिया या इंटरपोल द्वारा भारत सहित 92 देशों ने इसमें भाग लिया। ऑपरेशन पेंजिया या असैन्य अभ्यास है, ध्यान रखिएगा ये सैन्य अभ्यास नहीं असैन्य अभ्यास है। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय ये भारतीय नौसेना का अभ्यास है। भारतीय नौसेना का ये ऑपरेशन रहा है कोविड-19 राहत अभियान के रूप में। पैसेज अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया का नौसैन्य अभ्यास है। वहीं आगे देखें वरुण जो है वरुण 21 ये भारत और फ्रांस का नौसैन्य अभ्यास है। ऑपरेशन खंजर भारत किर्गिस्तान का सैन्य अभ्यास। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास है। दस्तालिक द्वितीय भारत और उज्बेकिस्तान का सैन्य अभ्यास है। ऑपरेशन संकल्प भारत बहरीन का नौसैन्य अभ्यास है। डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस का वायु सैन्य अभ्यास है। ऑपरेशन सर्द हवा ये भारतीय सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, सैन्य अभ्यास रहा है। सिलिनेक्स 20 ये भारत और श्रीलंका के मध्य का नौसैन्य अभ्यास है। अगला है ICGS कनकलता बरुआ तटरक्षक बल में शामिल किया गया। इसके बारे में 30 सितंबर 2020 को त्वरित गश्ती पोत ICGS कनकलता बरुआ को कोलकाता में औपचारिक तौर पर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया और 4 अक्टूबर 2020 को इसे काकीनाडा स्थित तटरक्षक बेड़े में स्थायी तौर पर शामिल कर लिया गया है। और यह भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा निर्मित राजश्री फ्लाइट 2 वर्ग के त्वरित गश्ती पोतों की श्रृंखला का 5वां और अंतिम पोत रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस पोत का जो नामकरण है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कनकलता बरुआ के नाम पर किया गया है, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय तिरंगा लहराते हुए जुलूस का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गई थी। तो ये जो लेडी है कनकलता बरुआ, इन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों की चर्चा की। तो इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।